नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे आज के मेहमान ने उस जगह पर अपने जीवन के लगभग 35 साल गुजारे, जहाँ का नाम सुनते ही आदमी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भुक्की बन जाती है और वो घबरा जाता है और वो वहाँ कभी नहीं जाना चाहता। और चला जाता है तो या तो वो भागने की सोचता है या फिर वो कभी-कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। और उसका बाकी समाज से लगभग नाता इसलिए टूट जाता है कि समाज उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने 35 लगभग 35 साल तिहाड़ जेल में गुजारे तो सही, लेकिन कैदी बनकर नहीं, बल्कि तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर, रिफॉर्मिस्ट, स्पोक्स पर्सन, जेलर और भी ना जाने क्या-क्या बनकर। उन्होंने तिहाड़ से दिल से मोहब्बत की और इसीलिए उनके अनुभव पर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज भी बनी जिसका नाम है ब्लैक वारंट। और उन्होंने जेलों की जिंदगी में क्या-क्या चीजें होती हैं, कैसे-कैसे अनुभव हैं कैदियों के साथ, उसके ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान सुनील कुमार गुप्ता जी की, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो इस समाज से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और उसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं, अपने अनुभवों के बेस पर वो कहते हैं कि तिहाड़ जेल्स करप्शन, एक्सटॉर्शन, टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन का एक दर्दनाक सिंबल है और जिस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होने की जरूरत है। और इसको जितनी जल्दी बदलने, ये सुधारने या दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू होगी, उतनी ही जल्दी हमारे देश में कैदियों की सूरत भी बदल सकती है और उनको लेकर जो एक समाज में रिजेक्शन का भाव है, शायद उसमें भी बदलाव आ सकता है। तो सुनील जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। तो सुनील जी, जैसा कि लगभग सारी दुनिया जानती है कि तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल है और उसमें लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी से लगभग 2 गुना कैदी आज की तारीख में कैद हैं, जिसकी संख्या शायद लगभग साढ़े 19,000 के करीब है और ऑफिशियल कैपेसिटी 10,026 है। तो मैं चाहूँगा कि आप ने जो बोला कि हाँ भाई, ये हमारी या तो न्यायिक व्यवस्था ऐसी है जिसकी वजह से ये सुधार नहीं हो रहा या फिर सरकारी तंत्र ऐसा है। तो आप थोड़ा-सा शुरू कीजिए कि किस ढंग से आप बताना चाहेंगे? लेकिन आपने जो बात शुरू की है, जी, हमने जो कहा है करप्शन है, एक्सटॉर्शन है, ये क्यों है? जी, बेसिकली आप देखें, आपने उसका जवाब भी देने की कोशिश की है, जिसमें कि आपने बताया है कि जहाँ 10,000 लोग रखे चाहिए, वहाँ पे हमने 20,000 लोग रखे हुए हैं। जी, ऑलमोस्ट डबल दी पॉपुलेशन हो गया है और ये हाल है दिल्ली का। आप देखें, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें, तो ऑल ओवर इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में करीब-करीब 117% जो है ओवर क्राउडिंग है। मतलब 17% ज़्यादा वो है, जबकि यहाँ 100% आप देखें ओवर क्राउडिंग है। जी। और यहाँ पे दिल्ली में 16 जेलें हैं। कई जेलें तो 4-4 गुना, 5-5 गुना जो है वो ओवर क्राउडेड है। अच्छा, तो जब आप इतने ज़्यादा प्रिजनर्स को ठूस के रखोगे, तो जो आपने आज का टाइटल दिया है एक्सटॉर्शन, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, सब कुछ जो आपने कहा है, इसी वजह से सबसे पहली वजह ये है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और कुछ एक जेलों में तो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना कैपेसिटी के प्रिजनर भरे हुए हैं। आप देखें कि तिहाड़ में करीब-करीब 80% पॉपुलेशन जो है, वो है गरीब लोगों की। गरीब लोग आप उनको कहेंगे जिनकी मंथली इनकम जो है 8,000 रुपए से कम है। कम है। मतलब हाँ, साल का अगर आप लगाएं 1 लाख रुपए है, तो
80% लोग जो है ऐसे हैं, और अगर हिंदुस्तान का हम देखेंगे तो 85% के करीब ऐसे हैं। अब आप ये देखें कि डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं से शुरू हो जाता है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि खाली गरीब क्राइम करता है और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अमीर जो है वो क्राइम नहीं करता। जब जेलों में आपने 80-85% जो है ये लोग ठूसे हुए हैं, गरीब लोग ठूसे हुए हैं, ये इटसेल्फ रिफ्लेक्शन है कि हमारी न्याय प्रणाली जो है, न्याय व्यवस्था या क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहा है। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सबके लिए बराबर न्याय। जी। पर यहाँ पे तो एक तरफा वो है कि गरीबों को आप जेल में ठूस रहे हो, और दूसरे लोग जो है या तो अपना बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं जिससे कि उनकी बेल हो जाती है, या वो जो है सिस्टम को खरीद लेते हैं, किसी तरीके से भी जो है वो बाहर रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे से दिल की बात पूछे ना, जी। मैं आपको ये कहूंगा कि जो असली क्रिमिनल हैं वो तो जेल में आते ही नहीं है। ओहो। असली क्रिमिनल तो बाहर रहते हैं, जो बेसहारा गरीब या जिनको आप कहेंगे ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, इन लोगों से जेलों को भरा हुआ है। अ, तो सर हाँ, हाँ, बताएं बताएं। इसमें मेरा एक सवाल है, जो आप हाँ, देख रहे हैं, क्या वो सरकार या हमारे जो न्याय कानून बनाने वाले हैं उनको नहीं दिखता? उनको दिखता है, पर वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है, जो गरीब लोग हैं इनका क्या है कि ये कोई अच्छा वकील नहीं कर पाते। ये लोग लीगल एड सर्विस के वकीलों के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं, तो जिससे कि इनको जो कोर्ट से जो रिलीफ मिलती है, बहुत कम रिलीफ मिल पाती है, जबकि दूसरे जो बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े वकील करके या सिस्टम को खरीद के वो लोग जेल के अंदर नहीं आते। तो सर एक बात बताइए, बड़े लोग आपने बोला कि बड़े वकील करके जेल से छुट जाते हैं, तो मतलब क्या जो वो कहा जाता है कि कानून अंधा है, मतलब सब कुछ होते हुए भी वो उनको छोड़ देता है, तो क्या ये एक मतलब जिसको बोलते हैं कि हास्यास्पद बात नहीं है क्या ये? आप देखें ना, देखिए जो हम कहते हैं ना हास्यप्रद बात तो है। आप देखें जैसे कहते हैं कानून अंधा है। अब जज के सामने अब कोई अगर कॉम्पिटेंट वकील ही नहीं खड़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा लीगल एड के वकील जो है कॉम्पिटेंट नहीं होते, बट कॉम्पिटेंट होते हैं। पर जो हमारा जो इंडियन जस्टिस सिस्टम है, इसमें जो बड़े वकील हैं, जो नामी वकील हैं, उनके खड़े होते ही जो है जज साहब का इंप्रेशन चेंज हो जाता है। जब कोई दूसरा वकील अगर खड़ा हुआ है तो उससे उनको लगता है कि नहीं नहीं ये बातें ठीक नहीं कर रहा, तो उसका नतीजा ये है। और बहुत सारे वकील तो ऐसे, बहुत सारे प्रिजनर तो ऐसे हैं जो वकील कर ही नहीं पाते, इवन दो हम्म। लीगल एड का उनको वकील मिला होता है, पर लीगल एड का वकील है कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, या आधे मन से जो है वो उसको तक कोर्ट के आगे जो है केस रख रहा है। तो उसका नतीजा ये होता है कि आप देखें 80% के करीब लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं। सर सर आपकी बात ऊंची रखता हूं सर, आपने इतना लंबा वक्त अपना जीवन के यौवन के सारे वर्ष यहाँ गुजारे, और हम्म। आपके जो रिफॉर्म आपने किए और जो आपने वहाँ काम किया ईमानदारी से, उसी का नतीजा कि आपके ऊपर, आपके अनुभवों के ऊपर सीरियल भी बना, सीरीज बनी और आप किताबें भी लिख रहे हो। तो आप एक अथॉरिटी, और आपसे पूछा जा सकता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई और दूसरे ऐसे रेवोल्यूशनरी कानून लाए जिसकी कि पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और आपने बोला कि ये सरकार को और कानून विदों को सबको दिख रहा है, तो आपको लगता नहीं कि ये उन तक अगर बात पहुंची हुई है, तो इसमें भी वो मतलब गरीब, इसका मतलब गरीब हमेशा जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, वो आप हमेशा से देखें, अन्याय झेलेगा? जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात मैंने आपको कही है कि 80% गरीब है, यही वाली बात माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी की थी, याद होगा आपको।
जी, जब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपना पदभार संभाला था, तो सबसे पहली बात एक थी, जुडिशरी की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि गरीब को न्याय नहीं मिलता। सबसे जी, बड़ी बात उन्होंने यही कही थी, और मैं भी उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि गरीब को न्याय नहीं मिलता। अब देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि वकीलों की, जैसे कोर्ट कचहरी में होता है, जो जिन्होंने अच्छे वकील कर लिए उनका वो होता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या आप उसका डिस्पोजल जैसे भी है वो उसका करवा लेते हैं। गरीब के केस में तो पक्की बात है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमने कुछ किया। आप ये कह सकते हैं कि मैंने 35 साल गुजारे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया। जी, जैसे मैं जैसे मैं बताऊं, हमने जेल में लोक अदालत लगानी शुरू की। ये बड़ा नया सब्जेक्ट था कि जेल के अंदर लोक अदालत। आप पहले देखें, लोक अदालत पहले सिविल केसों में तो लगती थी, पर क्रिमिनल केसेस में नहीं लगती थी। जी, तो 2001 में जस्टिस वीएस आनंद थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि गरीबों को न्याय मिले, उनके लिए उनका जो डिस्पोजल हो केसेस का, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ मिलके हमने लोक अदालत, जिसको कि स्पेशल कोर्ट भी कहते हैं, वो हमने लगानी शुरू की ऐसे केसों में जिसमें कि मैक्सिमम सजा जो है 3 साल तक की हो सकती है, और जो बंदी है वो जेल में है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे बंदी जेल में थे। किसी ने रेलवे से 2 किलो लोहा जो है चोरी किया, वो जेल में आ गया और महीनों से जेल में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जमानत नहीं दे पा रहा, वो महीनों से जेल में पड़ा हुआ है। साइकिल चोरी के केस में आपने आप जेल में हैं, और आप जेल में पड़े हैं, कोई आपकी बेल वगैरह कोई नहीं दे रहा, क्योंकि जब गरीब आदमी जब जेल में आ जाता है, अमीर आदमी तो अपनी बेल वगैरह जो है वो अरेंज कर लेता है। गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने लिए जमानती ढूंढना, क्योंकि गरीब आदमी के लिए उसके घर वाले तो कोशिश करते हैं, पर कई बार जो है जजेस इंसिस्ट करते हैं कि आपको लोकल जमानत, मतलब दिल्ली का है, दिल्ली की जमानत चाहिए आपको, जो कि वो जमानती अरेंज नहीं कर पाता। तो हमने फिर स्पेशल कोर्ट जब लगानी शुरू की, तो स्पेशल कोर्ट में आप लगाएं 3 साल तक की, जिसमें कैद हो सकती थी, करीब करीब अब 8-9 हजार के करीब केस जो है अब तक सेटल हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा है बेल करवा दी, मतलब केस को ही सेटल कर दिया। अच्छा, क्योंकि जैसे रिक्शा पुलर है, रिक्शा पुलर ने अगर उससे गलती हो गई किसी केस के लिए, किसी उसमें, तो वो सीधा कहते हैं हाँ जी मेरे से गलती हुई है। जज साहब एक आते हैं, हर महीने के महीने जो है जज साहब एक जेल में आते हैं, लीगल एड का एडवोकेट भी होता है, सरकारी वकील भी होता है। तो हम प्रिजनर को पेश करते हैं, और प्रिजनर अपना अगर वो ऑफेंस मान लेता है जज साहब के आगे, तो जज साहब उस केस को सेटल कर देते हैं, छोटी मोटी सजा देके। ज्यादातर वो होती है जो कटी हुई सजा होती है, जो जेल में उन्होंने टाइम काटा है, क्योंकि अगर अल्टीमेटली सजा भी होती है तो उससे ज्यादा नहीं होती, उतनी ही होती है, बाहर भी अगर हो तो उतनी ही होती है। तो कटी सजा पे उसको छोड़ के उसको बाहर कर देते हैं। ऐसे करीब करीब 8,000 से ज्यादा केस जो है ये इन कोर्ट से में सेटल हो चुके हैं। ये हम लोगों ने शुरू करवाया। इसके बाद आप देखें, जो लोग जमानत नहीं दे पाते उनके केसेस हमने, अगर एक आदमी की जमानत हो गई और 3 महीने तक वो अपनी बेल नहीं दे पाया, तो हम उसके जो है केस कंपाइल करते हैं, पूरी उसकी लिस्ट बनाते हैं। उस टाइम पे तो हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेजते थे, पर आजकल जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनको भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है उसका भी जो इंचार्ज होता है एक जज होता है, तो उनको भेजते हैं। वो उस केस को जो है कंसर्न कोर्ट से टेकअप करके उनको छुड़वाने का काम करता है। और ऐसे हजारों केस, हजारों मैं बता रहा हूँ, हजारों केसों में हम बेल करवा चुके हैं। पर जो इन्फ्लक्स है, इन्फ्लक्स इतना ज्यादा है कि का जो आप जो काम कर रहे हैं वो तो एक जैसे एक सागर में आपकी बूंद होती है ना, उसके बराबर काम कर पा रहे हैं, कोई ज्यादा उससे काम नहीं हो पा रहा।
तो इसके लिए मैंने कई अपनी कॉन्फ्रेंस में बोला है, इसके लिए हमें सिस्टम में, जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया, कानून में सुधार की बात कही, हमें सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। सिस्टम में सुधार ये करना पड़ेगा कि हमें हर एक केस की एक समय सीमा बांधनी होगी। कि जैसे चोरी का केस है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चोरी का केस है, चोरी का केस आप जो है उसमें जैसे सपोज 3 साल तक की कैद हो सकती है। आप उस केस को आप समय सीमा बांध दो कि चोरी का केस 1 साल में खत्म करना ही करना है, हर हालत में करना है। ये नहीं कि जैसे हम अभी अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि 20 साल तक चोरी का केस चलता रहा, जी ऐसे नहीं। आप समय सीमा बांध दो कि 1 साल में केस खत्म करना है। अगर 1 साल में केस खत्म नहीं होता तो जो विक्टिम है उसको भी मुआवजा, और मैं तो ये भी कहूंगा जो जेल के अंदर है उसको भी मुआवजा। जहां पे हमारे हिंदुस्तान में जहां पे मुआवजे का सिस्टम आ जाता है, वहां पे हमारा सिस्टम भागना शुरू कर देता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा तो आप मुआवजा लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका कितनी जल्दी आपके केस खत्म होते हैं। ऐसे ही रेप का केस है, रेप का केस आप 2 साल में खत्म करो। 2 साल में अगर खत्म नहीं होता तो जज साहब और पुलिस को जो है उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि 2 साल में क्यों नहीं खत्म हुआ। अगर जज साहब की एक्सप्लेनेशन या पुलिस की एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है तो उसमें आप मुआवजे का वो रखो कि मुआवजा, इधर भी मुआवजा दो उधर भी मुआवजा दो। ऐसे ही आप मर्डर का केस है, उसमें 3 साल की आप रखो, म्याद रखो, 3 साल की म्याद रखो। 3 साल में अगर केस खत्म नहीं होता तो जज साहब रीजन देंगे, और रीजन अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर आप इधर भी आप मुआवजा दो इधर भी मुआवजा दो। सर, इसमें बिल्कुल। इसमें दो क्वेश्चन है हाँ। इसमें। हाँ। पहला क्वेश्चन, तो क्या हमारे पास इतनी मैन पावर है कि हम इसको साल 2 साल 3 साल के दायरे में खत्म कर पाए? दूसरा क्वेश्चन, जो आपने लोक अदालत की बात करी, तो क्या ये हम रेगुलर लोक अदालत सारी जेलों में नहीं लगा सकते? हर महीने लगाएं या 15 दिन में लगाएं, ताकि ये केसों को साल तक जाने का मौका ही ना मिले। क्योंकि आपने बोला ये छोटे छोटे जो क्राइम है, इसमें भी दसियों साल से बेचारे अंदर बैठे हुए हैं। सर, मैंने 3 दिन तिहाड़ जेल में एक स्टोरी के लिए विजिट किया, तो मुझे एक 75-76 साल का बुजुर्ग मिला। जब उसको मैंने बताया कि मैं किस लिए आया हूं, तो सर वो रोने लगा। बोला, बताओ, दहेज के लिए मेरी बहू ने मेरे ऊपर रेप का केस कर दिया और मुझे सजा हो गई। आपको मैं लगता हूं कि मैं 76 साल का बुजुर्ग हूं और मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया और हमारी देखिए, कोई आपने सुनवाई नहीं है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, जो छोटे मोटे केस होते हैं ना जिसमें 7 साल तक की कैद हो सकती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुंदर जजमेंट दी है, बहुत सुंदर जजमेंट दी है। 7 साल तक के केस जो भारत में है उसमें बेल जो है रूल है, जेल जो है एक्सेप्शन है। अच्छा। हाँ, जो बेल जो है रूल है, जेल एक्सेप्शन है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि अगर 7 साल तक के केस में जो जो सजा हो सकती है, उस केस में अगर जज साहब या पुलिस बेल नहीं दे रहे तो उनको रीजन देने पड़ेंगे। और अगर रीजन जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है तो कार्रवाई हो सकती है, पुलिस वाले और जज साहब के ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर उनके रीजन अनसेटिस्फैक्ट्री है। मतलब कब यहां तक सर, सुप्रीम ये कोर्ट, कब दी थी जजमेंट? ये जजमेंट जो है करीब 2013 की जजमेंट है ये। मतलब 12 साल हो गए, लगभग हाँ, लगभग। 12 साल हो सर गए। तो इसका इसका फायदा ये हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका जी। फायदा ये हुआ है जो हमारी लोक अदालत चल रही है वो तो केस को पूरा ही खत्म कर रही है। ये वाली मैंने जो जजमेंट आपको बताई है ये बताई है बेल के लिए। जी। जो जेल की लोक अदालत चल रही है वो है केस को एकदम जड़ से खत्म करने के हाँ जी, लिए। बिल्कुल ठीक। उसमें जो 3 साल तक की जिसमें कैद हो सकती है उनको खत्म करने के लिए। तो ये है 7 साल तक की जिसमें कैद, जो आपने अभी बात कही है, जो डॉरी रिलेटेड ऑफेंस हैं वो जनरली 7 साल के उसमें आ जाते हैं। तो डॉरी रिलेटेड ऑफेंस कोई भी होगा उसमें जज साहब को उसको बेल देनी देनी है। जज साहब से पहले कोर्ट जो है, पुलिस जो है, कई केस होते हैं पुलिस भी उसमें बेल दे सकती है। अगर पुलिस नहीं देती, जज साहब ने अगर बेल दे दी, जज साहब जब बेल दे देते हैं, अगर बेल नहीं देते तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि ये बेल इस केस में क्यों नहीं दे रहे।
सर ये 12 साल में आपके पास ऐसा कुछ कोई डेटा है कि जिसमें ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सुंदर वो दी है जजमेंट कि कितने ऐसे पुलिस के या जज के एक्सप्लेनेशन हुए या नहीं हुआ, आज तक एक भी नहीं हुआ? नहीं, देखें क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन का तो हमारे पास वो तो इंटरनल प्रोसीजर होता है, वो तो हमारे पास नहीं आता। पर मैं आपको बताऊं, उससे करीब करीब अगर मैं तिहाड़ की बात करूं या जेलों से बात करूं, तो लाखों लाखों प्रिजनर जो है जेल से छूटे हैं, लाखों। अच्छा। आप देखें, जो भारत में करीब करीब 1330 जेलें हैं, हम्म। 1330 जेलें हैं। 1330 जेलों में जो प्रिजनर रखने की क्षमता है, वो करीब करीब 4.5 लाख के करीब प्रिजनर रखने की क्षमता है। और करीब 5 लाख कुछ हजार जो है प्रिजनर जो है जेल में है, मैंने आपको जैसे बताया। जी जी जी। हाँ। तो जो अगर और ये वाला जो नंबर है 5 लाख समथिंग, जो मैंने आपको नंबर बताया है, ये नंबर काफी देर से स्टैटिक चल रहा है। अगर ये अच्छा। जजमेंट अगर ये जजमेंट ना ही होती, तो अब तक तो जेलों में मुझे लगता है कि जो हम 5 लाख की बात कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग होते। तो अच्छा। इसीलिए इसी जजमेंट को देख के मेरी ये सरकार से प्रार्थना है, आपके माध्यम से, कि आप हर एक केस का आप एक ट्रायल टाइम बांध दो। अच्छा, ट्रायल टाइम बांध बांध दिया, अगर उस पीरियड में अगर ट्रायल पूरा नहीं हो रहा, तो जज को रीजन देना का, रीजन जस्टिफाइड है, तो हर कोई ऊपर की कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। बिल्कुल ठीक बात। अगर अगर आपके रीजन जस्टिफाइड नहीं है, तो ऊपर की कोर्ट कह सकती है। जी। ठीक है। और उसमें आप अगर एक बार ये उनसे रीजन कॉल कर लो, और उसके बाद जो है आप मुआवजे की बात कर लो, आप देखना, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो इतने हाशिए पे है इस टाइम, इवन सुप्रीम कोर्ट ने 50 केसों में कहा है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बहुत कम धीरे काम कर रहा है। आप देखें, जब मैंने जेल को ज्वाइन किया था 81 में, उस टाइम पे जेलों में जो अंडर ट्रायल पॉपुलेशन थी, वो करीब करीब थी, आप लगाएं कोई 60% अंडर ट्रायल पॉपुलेशन होती थी, और 40% कन्विक्ट होते थे। आप अंडर ट्रायल कन्विक्ट में डिफरेंस जानते ही हो। हाँ जी हाँ जी। अंडर ट्रायल मतलब जो कोर्ट की कस्टडी में, कन्विक्ट मतलब विचाराधीन है जो, जो हाँ, जिनका स्टेट्स, केस हाँ, चल रहा जो स्टेट की कस्टडी में। है। जी। जितने कन्विक्ट आपके जेलों में ज्यादा होते हैं, उतना ये माना जाता है कि आपका सिस्टम एफिशिएंट है। जी। जितने अंडर ट्रायल ज्यादा होते हैं, उतना माना जाता है कि आपका सिस्टम जो है इंसान। इनएफिशिएंट है। जी। आप देखिए, उस टाइम पे मैंने जब ज्वाइन किया था, 60% और 40% था। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट्स दी थी, और उन्होंने इस प्रैक्टिस को बड़ा डेप्रिकेट किया था कि 60% अंडर ट्रायल जेल में है, क्यों है इतने? क्योंकि उस टाइम पे विदेशों में क्या होता था, उल्टा होता था। वहां पे 20% अंडर ट्रायल होते थे, 80% कन्विक्ट होते थे। जो डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, तो वहां पे उल्टा होता था, 20% कन्विक्ट हो गए, 80% जो है, 20% अंडर ट्रायल हो गया, 80% कन्विक्ट होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे कहती थी, मैं आपको शुरू की बात कह रहा हूं, जब मैं कि क्यों नहीं हम वैसे बन सकते। बिल्कुल। और उन्होंने इतने स्ट्रिक्चर पास किए, इतनी जजमेंट पास की, पर उसका नतीजा ये है कि अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स जो है 1900 तो नहीं, अब तो 2022 की स्टैटिस्टिक्स जो एमएचए ने लास्ट पब्लिश की है, अगर मैं 2022 की आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जहां 60% थे, अब वो अंडर ट्रायल की पॉपुलेशन होगी 76%, 76%। 76%, जी। और 24% कन्विक्ट है। और अगर आप दिल्ली की बात माने, दिल्ली में 82% जो है, हम्म। 82% अंडर अंडर ट्रायल। ट्रायल है, और 18% कन्विक्ट है। तो मतलब आप देखें, आप अगर ये वाली चीजें जब सुप्रीम कोर्ट देखती है, तो सुप्रीम कोर्ट को कितनी निराशा होती होगी हम्म। कि ये क्या हो रहा है। पर इसके लिए कानून में हमें सख्ती लाने की जरूरत है। कानून में आप जब छोटे मोटे ऑफेंसेस में आप समय सीमा बांधते हो, आप इसमें भी समय सीमा बांध के देखो ना। नहीं तो आप सर 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 इसमें क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इनएफिशिएंट हैं या इसके पीछे पैसे का
मामला है या क्या रीजन क्या है? इसके पीछे देखिए, जो मेरी समझ में रीजन आता है वो ये आता है कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो 4 अंग है। पहला अंग है जुडिशरी, दूसरा अंग है पुलिस, तीसरा अंग है प्रोसिक्यूशन और चौथा अंग है जेल। चारों अंग अगर एक तरीके से काम करें, चारों अंगों का एक ही अगर वो एक ध्येय हो, एक ही टारगेट हो कि हमने केस को जल्दी डिस्पोजल करवाना है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो कि हमें इस चीज से रोक सकती है। पर अभी हमारा जो अप्रोच है बड़ी लिथार्जिक है, बहुत लिथार्जिक है। हमारे यहाँ वकील साहब जाते हैं कोर्ट में, वो जाते हैं कि तारीख लेने के लिए। बहुत कम वकील होते हैं, मैं खुद वकील हूं, मैं वकीलों की बात कर जी। रहा हूं। बहुत हाँ, कम तो वकील आप भी होते तो हैं प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जी। बहुत कम वकील होते हैं जिनका होता है कि हमने आज केस को खत्म करवाना है। उनका ये होता है तारीख लेनी है। जज साहब बड़े खुश होते हैं तारीख देके। प्रोसिक्यूटर का तो ये हाल है कि आप देखें, एक एक प्रोसिक्यूटर दो दो तीन तीन कोर्टों को देख रहा होता है। अच्छा। उसका नतीजा ये होता है कि वो किसी कोर्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता और अंडर ट्रायल जो है अंडर ट्रायल ही रह जाता, उसका स्टेटस कन्वर्ट में चेंज ही नहीं होता। ओह, तो ये पूरा इस सिस्टम को देखो, हमारे यहाँ जब तक सख्त कानून नहीं बनता ना, मेरे को जब ये नया कानून बीएनएसएस आया था और बीएनएस आया था, तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि इसमें टाइम बाउंड चीज होगी। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कोई टाइम बाउंड चीज नहीं रखी गई। उसका नतीजा ये है कि जो बड़े केस होते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, 7 साल से नीचे वाले जो है वो तो बेल वगैरह उनको मिल जाते हैं, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली उनको जो है वो कोर्ट उनको कहा हुआ है कि उनको बेल देनी है। 7 साल से ऊपर ऑफेंस वाले जो है, उन केसों का जो उनको जो न्याय मिलना चाहिए। अब मर्डर है, अब मुझे बताओ, किसी के भाई का, किसी की बहन का, किसी का बच्चे का मर्डर हुआ है। अब उनका जो घर का जो दूसरे लोग हैं वो हर बार वो सोच रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा, जो मर्डरर है उसको सजा मिलेगी। पर होता क्या है कि सालों साल केस चलते रहते हैं, 5 5 6 6 साल जो है केस चलते रहते हैं। या तो वो बेचारा मर जाता है जो विक्टिम होता है, या विक्टिम का जो भी जो रिश्तेदार है, या तो मर जाता है। बस वो देखता रहता है, वो खाली न्याय की उसमें जो है वो उसका टाइम निकल जाता है। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि इसमें टाइम बाउंड एक डिस्पोजल होगा, पर टाइम बाउंड डिस्पोजल ना होने से मुझे बहुत निराशा हुई है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में उन्होंने एक समय सीमा बांधी थी कि जैसे मैंने अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, किसी भी स्टेट के डिपार्टमेंट से मैंने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, उन्होंने मुझे 1 महीने के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जी। और अगर 1 महीने में मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आगे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो उनके ऊपर बड़ा हेफ्टी फाइन इम्पोज करते थे। कई बार तो उनकी तनख्वाह रोक लेते थे। कई बार तो वो कहते थे इनकी तनख्वाह में से इतने पैसे काट के जो है उसको विक्टिम को दिए जाएं, क्योंकि इसने टाइम पे सूचना नहीं दी या सूचना इसने गलत दी है। जब तक ये वाला सीन चल रहा था, ये आपके जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो एक्टिविस्ट को आपने लगाया हुआ था, मैं कहता हूँ इतना बढ़िया चल रहा था, क्योंकि मैं भी पीआईओ रहा हूँ, इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहा हूँ मैं। हमारे को ये होता था, पूरा हिसाब होता था कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशनें आई हैं, इस एप्लीकेशन का इस दिन तक जवाब देना है। अगर इस दिन तक जवाब नहीं दिया तो हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है। तो हम लोग बड़े सजग होते थे। सरकार बहुत मतलब सरकारी नौकर जो है बड़े सजग होते थे कि जवाब देना है, क्योंकि उनकी तनख्वाह तक जो है रुक सकती थी या तनख्वाह से पैसे कट सकते थे, अपनी जेब से पैसे देने पड़ सकते थे। जब तक वो वाला जमाना तो बड़ा अच्छा चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लगाना शुरू कर दिया इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पहले आपके एक्टिविस्ट लगते थे, फिर इन्होंने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लगाना शुरू कर दिया। मतलब एक जैसे होता है ना, आफ्टर रिटायरमेंट जो है आपने किसी को पोजीशन देनी है, वो करना शुरू कर दिया। उससे हम्म। आपके पूरे सिस्टम का भट्टा बैठ गया। जो हम्म। एक होता था पहले, जब आरटीआई एप्लीकेशन आप डालते थे आपको लगता था कि आपको ठीक जवाब मिलेगा, अब एक आम आदमी को वो उम्मीद ही नहीं है।
और उसको पता है वो अपील भी करेगा तो आगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो सिस्टम के बंदे ही जो है ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले सिस्टम खराब किया हुआ था, वही अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन के बैठे हुए हैं, तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इनको जुडिशरी में भी इनको चाहिए, जैसे आरटीआई में इन्होंने किया था वैसे जुडिशरी में ये सरकार कानून बनाए। क्योंकि मैं बताऊं, आरटीआई में वो कानून इतना कामयाब क्यों रहा, क्योंकि वो इन्होंने एक्टिविस्ट को लगाया हुआ था इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आईएएस आईपीएस को नहीं लगाया हुआ था, एक्टिविस्ट को इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया हुआ था। अब जुडिशरी वाले जो है वो तो इन सब चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जिस दिन आपने एक समय सीमा बांध दी कि ये वाला ऑफेंस है, इसको आपने इतनी देर में खत्म करना है, आप देखना हमारा सिस्टम, मेरा अपना जो 40 साल का, अब तो 40 से भी ज्यादा साल हो गए, जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ, सरकार एक बार टफ डिसीजन लेने शुरू कर दे, आप देखना कैसे जो गरीब लोग 80-85% लोग जो है जेलों में बैठे हुए हैं, कैसे इनके ट्रायल का जो है निपटारा होता है और कैसे जेल से बाहर निकलते। चलिए, इसका ये नतीजा निकला आपकी बातों से कि इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि इसकी समय सीमा बांधी जाए। दोस्तों, हम अपने इस इंटरव्यू को यहीं पर लगाम देते हैं, क्योंकि इसका आधा भाग हम आपको अगले अंक में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।